बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। माय नेम इज़ अली रज़ा और हम डिस्कस कर रहे थे पीएमएस 2020 का जनरल नॉलेज का पेपर विद फुल एक्सप्लेनेशन। अब हम चलेंगे पार्ट 5 की तरफ। बाकी पार्ट 4 जो है उनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप वहाँ पर जाकर अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं सुने तो आप सुन सकते हैं। पेन ग्रेविटी, लेकिन लेक्चर शुरू करने से पहले आपको बता दें कि जो पेन ग्रेविटी है प्लेटफॉर्म है सीएसएस पीएमएस और पीसीएस के स्टूडेंट्स के लिए। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर और इसके अलावा टेलीग्राम पर भी। और द सजेशंस आप यूज़ कर सकते हैं पेन ग्रेविटी के लिए का ईमेल आईडी। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि हिबा खतून इज फेमस पोइटिस ऑफ विच लैंग्वेज। इसका आंसर है जी कश्मीर। कश्मीर की जो वो एक मशहूर क्या थी, शायर थी। अब हिबा खतून बेसिकली एक मुस्लिम पोइट हैं और इनका जो तल्लक रहा है कश्मीर से रहा है। और इनके बारे में अगर इनको देखा जाए तो इनका जो ज़्यादातर वर्क था वो था पोएम्स और सॉन्ग्स के ऊपर, यानी कि पोएम्स एंड सॉन्ग्स। और किस किस्म की थी, यानी कि लॉस ऑफ सेपरेशन के, लॉस एंड सेपरेशन के बारे में पोएम्स और सॉन्ग्स लिखती थी। और इनको एक ऑनररी टाइटल भी मिला हुआ था और वो टाइटल इनके लिए यूज़ किया जाता था और वो टाइटल था द नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर। नाइटिंगेल बेसिकली एक स्पारो को ही कहते हैं, चिड़िया। ठीक हो गया, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। ये था बेसिक हिबा खतून के बारे में। और अगर हम इनके लाइफ स्पैन की बात करें तो वो बेसिकली थी 1554 से लेकर 1609 तक। इनके जो हस्बैंड थे वो थे यूसुफ शाह। ये भी इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, यूसुफ शाह चक। ये बेसिकली बात हो रही है उस वक्त की जब ये जो कश्मीर था ये इंडिपेंडेंट था और मुसलमानों के पास था। ये तब की हैं हिबा खतून। इनके हस्बैंड का नाम था यूसुफ शाह चक। और ये जो यूसुफ शाह चक हैं, चक एक डायनेस्टी थी एक। ठीक हो गया। और इनके जो पहले थे वो शाह मीर थे। और आफ्टर शाह मीर जो थे ये यूसुफ शाह जो थे ये बने उसके रूलर। और यूसुफ शाह जो हैं ये इनके बारे में एक तो ये लास्ट एम्परर हैं कश्मीर के, और इसके अलावा जो है लास्ट इंडिपेंडेंट मुस्लिम रूलर भी हैं। ये लास्ट इंडिपेंडेंट मुस्लिम रूलर इसके कश्मीर के, यानी कि ये था इनके बारे में। और अगर इनका एक और चीज़ भी है कि हिबा खतून के जो नोटेबल वर्क है ना, जिस तरह किसी की किताब होती है या जो भी होती है, इसको लोआल कहते हैं। ये भी आप में भी वो अगर दोबारा से एग्जामिनर देखता है हिबा खतून के बारे में तो वो हो सकता है ये पूछ ले। तो ये एक लोआल वर्ड यूज़ किया जाता है कश्मीर में इनके जो वर्क्स हैं उनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 का रिनाउंड उर्दू राइटर मुश्ताक अहमद यूसुफी बाय प्रोफेशन वाज, वो इसका आंसर है जी वो बैंकर थे। अब मुश्ताक अहमद यूसुफी ये बेसिकली एक बहुत अच्छे राइटर थे। और इनके बारे में मैं एक दो चीज़ें आपको सिर्फ बताऊंगा। पहला तो ये है कि इनका जो लिटरेरी वर्क था उसके बारे में कि 1999 के अंदर इनके लिटरेरी वर्क की वजह से इनको क्या दिया गया, सितारा ए इम्तियाज़ भी दिया गया पाकिस्तान गवर्नमेंट ने। एंड आफ्टर दैट 2002 के अंदर इनको हिलाले इम्तियाज़ जो अवार्ड है वो भी दिया गया। और बेसिकली जो हलाले इम्तियाज़ है ये लिटरेरी वर्क के अंदर सबसे हाईएस्ट है, यानी कि हाईएस्ट जो आप कह रहे हैं हाईएस्ट लिटरेरी ऑनररी जो पाकिस्तान गवर्नमेंट देती है वो ये वाला, ये इनको मिला था। एक तो चीज़ ये भी। अब दूसरी चीज़ है इनकी जो है लाइफ के बारे में। तो ये बेसिकली 1923 में इंडिया में पैदा होते हैं और 2018 में कराची में ये पा जाते हैं। अब इंडिया में जो है ये राजस्थान में जो है उसका एक सिटी है जयपुर डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे इनके जो है इनकी पैदाइश होती है। और जयपुर के बारे में भी आपको एक चीज़ बता दूँ, ये पिंक सिटी के नाम से इंडिया में मशहूर है। क्यों मशहूर है? क्योंकि वहाँ पर जो इनकी बिल्डिंग्स हैं उनकी जो कलर स्कीम है यानी कि वो ऐसी है कि ज़्यादातर पिंक्स हैं, तो इस वजह से ये पिंक सिटी के नाम से भी वहाँ पर मशहूर है। तो ये था जी क्वेश्चन नंबर आप। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? लुवारी पास कनेक्ट्स। हम पहले भी यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 वो भी एक पास था, अब दूसरा पास पूछ लिया उसने पीएमएस के ऊपर। किसको कनेक्ट करता है? दिर विद चित्राल।
दिल को चित्राल के साथ वो क्या करता है, कनेक्ट करता है। ये बेसिकली मैंने कोशिश की है आपको एक्सप्लेन करने की। पहाड़ी इलाकों में जो रास्ते होते हैं ना ऐसे दिखने से, ठीक है, इनको ही हम क्या कहते हैं, पास ही कहते हैं। यानी कि जो सीधे हम बना नहीं सकते तो फिर क्या कहते हैं, हम उनको रोड का नाम तो दे नहीं पाते। तो ये जैसे एक नेचुरली बने होते हैं ना, तो इस तरह से ये बेसिकली एक लवारी पास की क्या है, पिक्चर है आपको, ताकि ज़हन में थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि लवारी पास जो है वो कैसा है। ये इस तरह का है लवारी पास। ये क्लियर हो गया आपको? अब वो मिलाता किसको है जी, वो दिल को चित्राल के साथ। तो यहाँ पर ये मैप है, यहाँ से आप देख सकते हैं, ये लोअर चित्राल है, ये अपर चित्राल है, ये लोअर दिल है, ये सॉरी ये अपर दिल है और ये लोअर दिल है, और ये चित्राल है। तो ये जो अपर दिल है और लोअर चित्राल को ये मिलाता है, यहाँ पर ये पास है। ये टनल की भी मैंने साथ पिक्चर लगाई हुई है, इसको मैं बाद में आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर क्या है, ये वाला पास है जिसका नाम है लवारी पास। और ये बेसिकली आपको मैंने पहले भी बताया था जब मैं आपको रेंजेस पढ़ा रहा था। तो ये वाला जो एरिया है यहाँ पर, ये वाला जो एरिया है, इसकी जो रेंज है, जो यानी कि माउंटेन्स हैं, जब काफ़ी ज़्यादा माउंटेन्स देखें, एक माउंटेन होगी तो उसको हम पीक कहते हैं जैसे। और जब ऐसे करके एक यहाँ पे आ गई, एक यहाँ, एक यहाँ, एक वो बना लेती हैं, यानी कि जाल सा काफ़ी ज़्यादा जो होती हैं, तो एक स्पेसिफिक एरिया को फिर हम क्या कह देते हैं, रेंज कह देते हैं। माउंटेन रेंज, यानी कि एक उसमें के अंदर जितनी भी होंगी वो इनकी रेंज। अब ये जो रेंज है, इस रेंज का नाम है हिंदू कश रेंज। का नाम क्या है, हिंदू हिंदू कश भी बोलते हैं, हिंदकश भी बोलते हैं, जो भी आप पढ़ सकते हैं। हिंदकश माउंटेन रेंज, इसका जो रेंज है इसका नाम हिंदकश माउंटेन। आप समझ लें कि ये जो लवारी पास है ये इसके अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन वो ये भी पूछ सकता है कि लवारी पास किस रेंज के अंदर है, कौन सी माउंटेन्स के अंदर। तो आपको पता होना चाहिए ये हिंदूकश जो माउंटेन्स है, ये हिंदूकश जो रेंज है उसके अंदर है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? एक और पिक्चर आपको दिखाता हूँ, ये देखें। ये जो है पॉइंट, ये एक्सप्लेन कर रहा है लवारी पास को, ठीक हो गया। यानी कि और इसका आप देख सकते हैं कि टेढ़ा मेढ़ा सा सारा रास्ता है यहाँ से, जैसे कोई सीधा नहीं है, ये टेढ़ा मेढ़ा है बिल्कुल। तो ये आपको क्लियर हो गया कि ये है लवारी पास। अब मैंने आपको साथ में एक और चीज़ भी बताई थी, ये जो है टनल। टनल की आपने देख ली, जिसको हम ये होती है शेप, यानी कि पहाड़ के अंदर से खुदाई करके एक रास्ता बनाया जाता है, एक रोड बनाया जाता है। ये ऊपर साइडों में भी पहाड़ है, ऊपर भी पहाड़ है, और इसके अंदर से एक जो है सड़क बनाई जाती है, उसको फिर हम क्या कहते हैं, टनल कहते हैं। ये भी ज़रूरी था यहाँ पे बताना, क्योंकि हो सकता है एग्जामिनर नेक्स्ट टाइम यही पूछ ले। तो यहाँ पर क्या है, लुवारी पास है ये वाला, और ये वाली जो मैंने आपको दिखा रहा हूँ ये है लुवारी टनल। यानी कि ये इसका एक साइड है, ठीक है, साउथ एंड ये वाला है उसका, और नॉर्थ एंड ये वाला है उसका। और ये सीधी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, बिल्कुल सीधा है। तो ये क्या है, लुवारी टनल है, और इसकी जो लेंथ है तकरीबन 10.4 किलोमीटर है। एक चीज़ ये होगी, अब ये पार्शली वर्किंग कर रही है, ठीक है। और ये बेसिकली जो लुवारी पास है उसको क्रॉस करती है, यानी कि नीचे से आप अंडर लुवारी पास कह लेंगे, जिस तरह भी कह लेंगे। वैसे तो बोला यही जाता है कि उसके नीचे से ही ये गुजर कर जाती है, क्योंकि वो ऊपर है, पहाड़ों के ऊपर है लुवारी पास। तो नीचे से जो गुजर के जा रही है पहाड़ों के अंदर से, तो ज़ाहिर है उसके फिर नीचे होगी। तो ये जो लुवारी टनल है ये इसके नीचे है। अब इसकी जो स्टार्ट किया था उन्होंने वर्किंग 2005 के अंदर की थी, और इसको जो ओपन किया उन्होंने 2017 के अंदर उसको ओपन कर दिया। अब इसका जो नाम है नेशनल हाईवे, जो ज़ाहिर है नेशनल हाईवे के अंदर ही इसने आना है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी, जिसको हम मोटरवे पुलिस कहते हैं, वो इसको डील कर रही है। N35 इसका नाम है रखा है, और इसके अलावा इसका नाम रखा है दिल चित्राल हाईवे। ये इन्होंने इसका जो है नाम रखा है, किसका, ये जो टनल बनी है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। और लवारी पास आपको मैंने दिखा भी दिया, यहाँ चित्राल और लवारी पास जिनके डील और चित्राल को कनेक्ट करता है। बाकी डील आपने देख लिया, मांडलाखंड और स्वात रह गया, वो भी आपको दिखा देते हैं इसी पिक्चर से। ये है जी स्वात केपीके के अंदर, और ये वाला है मालाखंड। ये सारा जो रीजन है, ये जो आप कलर में देख रहे हैं, ये क्या है, ये केपीके का एरिया है, यानी खैबर पख्तूनख्वा का जो प्रोविंस है उसके अंदर ये आता है सारा। होप आपको इसमें इसके बारे में कोई डाउट नहीं रह गया होगा, हर चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में है, डॉक्टर रुथ मदर थेरेसा ऑफ पाकिस्तान कैंपेन्ड अगेंस्ट विच डिसीज। तो ये बेसिकली लेप्रोसी के खिलाफ उन्होंने जो है पाकिस्तान के अंदर बहुत काम किया है। अब यहाँ पे तीन चीज़ें हैं, एक तो ये डिसीजेज हैं, इनके बारे में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ नंबर 1 पे। नंबर 2 पे डॉक्टर रुतफो के बारे में आपको डिस्कस कर देता हूँ। नंबर 3 कि मदर थेरेसा का क्या लिंक है यहाँ पर। ये तीन चीज़ें डिस्कस करेंगे तो आई होल्ड ये होल जो क्वेश्चन है बड़ा डीपली डिस्कस हो जाएगा। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं लेप्रोसी क्या होती है।
ये लिप्रोसी की आपको सामने आएगी। बेसिकली जो लिप्रोसी क्या होती है कि आपका जो जिस्म है उसके ऊपर इस तरह के ये जो है निशान बनने शुरू हो जाते हैं, और आपके जिस्म के ऊपर, आपकी बैक के ऊपर। तो ये है इसकी जो लिप्रोसी है उसकी आप कह सकते हैं सिम्पटम्स हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा जो है इसका जो अदर नेम है वो है हंसेन्स डिजीज, इसको ये भी कहते हैं, एचडी के नाम से भी ये जानी जाती है। तो क्या कहता है, रैशेज ऑन द चेस्ट है, एब्डोमेन ड्यू टू लेप्रोसी हो जाते हैं। और इसमें जो है एक चीज़ और है कि आपकी जो डिक्रीज हो जाती है एबिलिटी ऑफ फील पेन, आप पेन फील नहीं करते। जैसे ये जो है आम इंसान अगर अल्लाह माफ़ करे इस तरह से अकड़ जाए तो वो उसको बहुत ज़्यादा पेन होगी, बट ये जो है ये फील नहीं करते पेन। पेन करने की सिचुएशन तो होती है, बट जो एबिलिटी होती है वो कम हो जाती है। ये मसल्स पुल हो जाते हैं और ये इस तरह के रैशेज वगैरह बनने शुरू हो जाते हैं जिस्म के ऊपर। तो ये जो है ये जो मेन इसके आप कह सकते सिम्पटम्स हैं। अब ये इसमें रिस्क फैक्टर क्या होता है कि जिस बंदे को है उसके पास अगर आप बैठेंगे क्लोज कॉन्टैक्ट है तो आपको भी हो जाएगा। इसके अलावा पॉवर्टी जो है इसमें अपना बड़ा अहम रोल अदा करती है। पॉवर्टी किस तरह से कि माल न्यूट्रिशन जो होती है वो आपके जो आप कह सकते हैं कि जैसे कोई बंदा माल न्यूट्रिशन होता है तो उसका जो बॉडी का सेल्फ डिफेंस सिस्टम होता है वो वीक होता है, तो उससे भी क्या होता है कि ये वाली बीमारी के आने के चांसेस होते हैं। वो तो आपको लिप्रोसी जो है वो समझ आ गया होगा। तो डॉक्टर रथफोर्ड ने इसके ऊपर काम किया है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा। अब जो बाकी डिसीज़ ऑप्शंस थी वो आप देख लें, उसमें कलरा है, ट्यूबरकुलोसिस है और डायरिया है। इनको भी देख देते हैं। अब ये जो है कलरा है, यानी कि जो कलरा डिसीज़ है, कोशिश करूँगा कि आपको समझा पाऊँ। बेसिकली ये हैज़ा, अगर हम इसको सिंपल अल्फाज में करें, जिस तरह कहते हैं ना किसी को हैज़ा हो गया, ये वो है। यानी कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल गंदा पानी, अगर आप पानी जो यूज़ कर रहे हैं वो गंदा है, उसके अंदर कोई चीज़ें हैं, तो होता क्या है कि उ उससे क्या होता है कि जो आपकी ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये वाली जो होती है इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, और ये वाली जो होती है इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। तो इसके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये जो जर्म्स हैं, ये जाकर पेन जो है वो पैदा कर देते हैं, और जहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है तो इससे हम कहते हैं जी कैलरा हो गया है। तो ये दूसरी डिसीज़ ये है। तीसरी जिसको हम टीबी बोलते हैं, टीबी अक्सर आपने सुना लोग बहुत ज़्यादा खाँसते हैं, इसको ट्यूबरकुलोसिस इसका पूरा नाम है, उसका शॉर्ट इसको हम कहते हैं इसको टीबी। अब वैसे हम तो बोलते हैं अपना टीबी हो गई है, मगर बट इट्स टीबी, ट्यूबरकुलोसिस जो है इसको टीबी। अब ये क्या है, इसका तल्लक है लंग्स के साथ, यानी कि जो लंग्स के अंदर इन्फेक्शन हो जाती है उससे क्या होता है कि आपको जो है खांसी बहुत ज़्यादा आती है। तो ये वाली जो है जो डिसीज़ है इसका तल्लक है वो लंग्स के साथ है। थर्ड वन जो है डायरिया है। डायरिया बेसिकली ये होता है कि आपके मैदे के अंदर जो आप जैसे हम खाना खाते हैं या हम कोई पानी पीते हैं तो बैक्टीरियल जर्म्स होते हैं वो आपके मैदे के अंदर पेन पैदा कर देते हैं। तो ये हम इसको कहते हैं जी डायरिया, यानी कि इन्फेक्शन इन योर बाउल, यानी कि मैदे के अंदर क्या होता है इन्फेक्शन हो जाता है, उससे बहुत ज़्यादा आपको दर्द होता है और आप बहुत ज़्यादा पेन फील करते हैं। तो इस वजह से भी क्या होता है ये वाली जो बीमारी है ये इसको हम कहते हैं डायरिया। लिप्रोसी भी आपने देख ली, ये तो अल्लाह थोड़ी कॉमन से हैं, यानी कि आमतौर पे पाई जाती है ये वाली, और ये वाली ये थोड़ी सी उससे भी टफ है। और उसके बाद जो है ये तो कुछ ज़्यादा ही आप कह लें कि सीवियर होती है लिप्रोसी जो होती है। तो ये थी डिसीज़ेज़ जो हमने डिस्कस कर ली। अब दूसरा आ जाता है हमारा जो पॉइंट था वो था डॉक्टर रुथफोर्ड। अब इनके बारे में देख लेते हैं। ये तो पिक्चर्स हैं, ये उस वक़्त की पिक्चर है जब वो पाकिस्तान आई थी, और ये उनकी जब वो बूढ़ी हो गई, यानी कि उन्होंने तकरीबन पाकिस्तान को अपनी ज़िंदगी के 55 ईयर्स दिए हैं। ऐसी खातून थी वो, यानी कि वो पाकिस्तान आई हैं और वो फिजिशियन थी, यानी कि वो एक डॉक्टर जो थी वो फिजिशियन थी, और उन्होंने आके पाकिस्तान में ये इसके ऊपर वर्कआउट शुरू किया है, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 55 ईयर्स पाकिस्तान को दी हैं। और यही रिज़ल्ट था कि जब ये फ़ौत हुई थी तो इनको स्टेट फ्यूनरल भी दिया गया था, यानी कि जिसको हम कहते हैं नहीं सरकारी एजाज़ के साथ, सरकारी एजाज़ के साथ किसी को दफन करना, जैसे अब्दुस्तार ईदी साहब को किया गया था तो इनको भी स्टेट फ्यूनरल दिया गया था। अच्छा, अब आ जाते हैं इनके ऊपर। ये बेसिकली पैदा होती हैं लीप्जिग जो जर्मनी के अंदर है, वहाँ पर ये पैदा होती है 1929 में, और इनकी जो डेथ होती है वो आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में होती है कराची में। और अभी ये जो घोड़ा कब्रिस्तान कराची के अंदर है वहाँ पर इनका जो कब्र है, और इनकी एक बुक भी है, ये भी आपने देख लेनी है क्योंकि कुछ वो हो सकता है नेक्स्ट टाइम बुक पूछ ले। द लास्ट वर्ड इज लव, एडवेंचर, मेडिसिन, वार एंड गुड, ये इनकी बुक है डॉक्टर रुथफोर्ड की। अब बेसिकली ये इनका जो तल्लक था, अब ये भी आपको पता चल गया कि ये जर्मनी से बिलोंग करती थी, तो जर्मनी पाकिस्तानी ये क्या थी, एक कैथोलिक यानी कि डॉटर थी, नन थी, ठीक है ना। ये इनका कैथोलिक पाकिस्तानी कैथोलिक नन है ये, और सोसाइटी ऑफ डॉटर्स। अब यहाँ पे क्या है, सोसाइटी ऑफ द डॉटर्स ऑफ द हार्ट ऑफ मैरी, ये भी आपने अपने जेहन में रखना। और 1961 में ये पाकिस्तान जो है ये आई हैं, और इन्होंने तकरीबन लाइफ के 55 ईयर्स इन्होंने डिवोट कर दिए हैं।
ये था हल्का सा डॉक्टर रुथकोफ के बारे में। इसीलिए इनको अब नेक्स्ट है जो हमने अभी लफ्ज़ बोले थे कि मदर थेरेसा, पाकिस्तान की मदर थेरेसा, क्योंकि मदर थेरेसा इनसे पहले की थी, वो इंडिया से बिलोंग करती थी और उन्होंने वहाँ पर काम किया, इन्हीं की तरह ये पाकिस्तान में आई, उन्होंने पाकिस्तान में काम किया, तो इसलिए इनको पाकिस्तान की मदर थेरेसा कहा जाता है। अब मदर थेरेसा जो हमें वो भी हम देख लें, मदर थेरेसा थोड़ा सा इसमें डिफरेंस था कि वो फिजिशियन थी, और मदर थेरेसा जिस तरह हम जैसे हम तबलीगी जमात वाले मुसलमान जाते हैं तबलीग करने के लिए, जस्ट लाइक दिस मदर थेरेसा जो थी वो एक क्रिश्चियन का जो मिशन था, एक्सपेंशन थी, उसके ऊपर वो वर्कआउट कर रही थी, और उन्होंने उसी के साथ साथ क्या किया, बहुत ज़्यादा काम किया इंडिया के अंदर, और उसी रिवार्ड में उनको 1979 के अंदर नोबेल पीस प्राइज़ भी दिया गया। लेकिन इन्होंने ये बेसिकली काम करती थी जो कलकत्ता जो सिटी है, जो कलकत्ता शहर है इंडिया का, वहाँ पे जो स्लम्स एरिया, स्लम्स बेसिकली कहती हैं ये जो एक शहर होता है मेन, उसके साथ जो कच्ची आबादियाँ नहीं होती, जहाँ पे हमारे यहाँ पे कहते हैं कि चंगड़ आबादियाँ, बहुत ज़्यादा लोअर लेवल के जो स्लम्स एरिया, कोई वहाँ पे टाउन प्लानिंग नहीं, कोई वहाँ पे कोई फैसिलिटीज़ नहीं, ना पानी की, ना सैनिटेशन की, तो वो स्लम उनको हम कहते हैं स्लम्स एरिया। तो ये जो कलकत्ता के स्लम्स एरिया थे ना, वहाँ पर ये इन्होंने अपना ज़्यादा वर्कआउट किया है, और इन्होंने वहाँ पे जो है अपनी डेडिकेट की है अपनी पूरी लाइफ़ वहाँ के जो लोगों के लिए, उनके मुख्तलिफ़ किस्म की खाने की और इस तरह की फैसिलिटीज़, यानी कि उनकी डेवलपमेंट के लिए इन्होंने, उनकी केयर करने के लिए इन्होंने अपनी जो लाइफ़ का काफ़ी हिस्सा गुज़ारा है। तो इसलिए फिर इनको 1979 में इनकी जो खिदमात थी, उनके एज़ाज़ में इनको नोबेल पीस प्राइज़ भी दिया गया। अब इनको बारे में हम थोड़ा-सा देख लेते हैं। ये बेसिकली मदर मैरी थेरेसा जो हैं, इनका जो तल्लक था ये क्योंकि 1910 में ये पैदा होती हैं, और 1910 में हमको पता है कि ना तो पाकिस्तान था, ना इंडिया था, ठीक है? उस वक़्त तो अभी ओटोमान एम्पायर भी थी, यानी कि जो ओटोमान एम्पायर है, उस्मान एम्पायर जिसको हम कहते हैं, वो मौजूद थी। तो वहाँ पे जो नॉर्थ मैकेडोनिया जो सिटी है, वहाँ पर इनकी क्या होती है, पैदाइश होती है, और आप इसको ये भी क्या कहते हैं, अल्बानियन इंडियन थी, रोमन कैथोलिक थी, ठीक है? उसके बाद जब इनकी डेथ होती है, फिर इंडिया आती हैं, तो जहाँ पर इंडिया में इनकी डेथ होती है, कलकत्ता में, इंडिया के अंदर। इनको बारे 1997 के अंदर नोबेल पीस प्राइज़ मिलता है, और भारत रत्न, और इसके अलावा भी काफ़ी इनको ये भारत वाले देते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के जो अवार्ड्स हैं, प्राइज़ेज़ हैं, लेकिन मैं उनको डिस्कस करने नहीं जा रहा, क्योंकि फिर वो एक तो इररिलेवेंट हो जाएगा, और एक लेक्चर जो है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो ये थी मदर थेरेसा। होप ये जो क्वेश्चन है जो डिसीज़ेज़ के बारे में, ये आपको समझ आ गया होगा। अब फाइनली पेन ग्रेविटी, हमसे जुड़े रहें, और थ्रू दीज़ यूट्यूब और फेसबुक और टेलीग्राम, और अगर कोई सजेशंस है तो हमको दे सकते हैं। शॉर्ट लेक्चर्स करने हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स की जो है बार-बार ईमेल्स यही आ रही हैं कि लेक्चर्स की जो लेंथ है वो थोड़ी शॉर्ट की जाए, ताकि वो ईज़िली जो है एक टाइम में देखा जा सके। सो थैंक यू वेरी मच, और कीप वॉचिंग एंड वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।